हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो अभी हम पढ़ेंगे एंथनी गिडेंस के बारे में। इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म जो हुआ 1938 में यूके में हुआ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और उनका प्रोफेशन तो बेसिकली आप जानते हैं, उनका प्रोफेशन सोशियोलॉजिस्ट थे ये, और साथ ही साथ काफ़ी सोशल थ्योरी भी इन्होंने लिखी हुई थी। फाइन। अब इनका जो बेसिकली ये जाने जाते थे, ही वॉज नोन फॉर बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। अब ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आई होप आपको ये पता होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी क्या है, ठीक है। और इनका बेसिकली एम्फेसाइज और भी चीज़ों पे था, जैसे कि मॉडर्निटी पे, साथ ही साथ इन्होंने काम करा ग्लोबलाइजेशन पे। ये दोनों चीज़ों से भी आप वाकिफ़ हो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। फाइन। अब इनके जो मेन फोकस एरिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ताकि आप कोई भी एमसीक्यू जो प्रॉपर्ली सॉल्व कर सको। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड जो ह्यूमन के एक्शंस हैं, कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है, प्लस ह्यूमन का जो एक्शंस हैं, ठीक है, ह्यूमन के जो एक्शंस हैं वो आपस में जो है कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्होंने, उनका एम्फेसाइज था उस चीज़ पे। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कैसे जो है हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो कैसे चेंज हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ कल्चर ये भी चेंज हो रहा है हमारा। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एंथनी गिडेंस ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज रखा, इस चीज़ पे फोकस रखा। फिर इनके कुछ मेजर वर्क्स थे। वो मेजर वर्क्स बेसिकली था द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, वन सेकेंड, यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, 1984 में जो इन्होंने लिखी थी। फिर इनका था मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये इन्होंने लिखी थी 1991 में, ठीक है। एक और इस ऐसी इनकी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, ये इन्होंने 1990 में लिखी थी, ठीक है। तो ये आप समझ गए उनकी हो गए कि इनकी बेसिकली बायोग्राफी के बारे में, कि 1938 यूके में इनका जन्म हुआ। ये सोशोलॉजिस्ट थे, ये जाने जाते थे अपने स्ट्रक्चरल थ्योरी के बारे में। फिर मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, फोकस इनका रहा सोशल स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्शंस पे, जो कि इंटरेक्ट करते थे आपस में, कैसे इंटरेक्ट करते थे वो हम जानेंगे। मॉडर्निटी, सोसाइटी के बारे में, इनका जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से, पॉलिटिक कल्चर की वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं। इनका कुछ मेजर वर्क थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984, मॉडर्निटी ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी, देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने लिखी हुई थी। फिर इनके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट है वो आज हम जानेंगे, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के बारे में, ठीक है, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्सिविटी, मॉडर्निटी, एम्बेडिंग, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी, थर्ड वे, डी ट्रेडिशनलाइजेशन एंड रिस्क सोसाइटी। ये इनके की जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे जो गिडन भाई साहब हैं वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब देखो, वन सेकेंड। तो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के बारे में ये बोलते हैं कि जो ये थ्योरी जो है ये बेसिकली बताती है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्शन है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या बोला मैंने आपको, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्लस ह्यूमन एक्शंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले जब बायोग्राफी बता रहा था, कंटेंट नहीं, कनेक्टेड, आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो जो ये कनेक्शन है, यही इनका बेसिकली, ये जो एंथनी भाई साहब हैं ये इस पर एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर और ह्यूमन एक्शंस आपस में कैसे कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि हो गए रूल्स हो गए, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस हो गए, लॉज हो गए, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपके सोशल स्ट्रक्चर्स है। ह्यूमन एक्शंस जो इंडिविजुअल कर रहा है, जो इंडिविजुअल की जो चॉइस है, ठीक है, इंडिविजुअल की चॉइसेस है, जो बिहेवियर है वही तो वो कर रहा है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में आपस में ये दोनों चीज़ें कैसे जो है वो क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यही ये जानने की कोशिश करी हैं किसमें, इस थ्योरी में, ठीक है। अब बेसिकली इसको इन्होंने कैसे जाना, इन्होंने इसको जाना डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। कैसे दोनों एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट है, कि जैसे स्ट्रक्चर कैसे पीपल्स के एक्शन को शेप कर रहा है, ठीक है, ये कैसे शेप कर रहा है ह्यूमंस के एक्शंस को, बट लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्शंस के द्वारा भी ना सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए उसको बोला डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एक्शंस है वो सोशल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर।
अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, वो जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज है वो क्या कर रही है, वो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट, ओके। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या कर रही है, आपको सर्टेन रूल्स दे रही है, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमें क्या करती है, वो हमें गाइड करती है कि हम बोले कैसे, कि कैसे हम स्पीक करें, ठीक है। बट बाय स्पीकिंग हम बार बार वही चीज़, स्पीकिंग भाषा बोलते हैं, तो उसकी वजह से हम कुछ उसमें सर्टेन कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, सर्टेन कुछ नए चेंज हम बार बार बोलते हैं, तो जिससे क्या रहता है, वो भाषा जो है अलाइव रहती है, ठीक है, वो अलाइव रहेगी, तो हम उसको बोलते रहेंगे, तो कुछ हम उसमें नए न्यू वर्ड्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि स्लैंग, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो हमारी लैंग्वेज थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, उस वो हमारे क्या कर रही थी, गाइड कर रही थी स्पीक करने के लिए। तो मतलब स्ट्रक्चर ने हमारे एक्शंस में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करा, राइट। बट जब हमने उसमें स्लैंग्स वगैरह ऐड कर दिए, तो क्या वो स्ट्रक्चर में चेंज कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल, वो स्ट्रक्चर में भी चेंज कर रही है। तो क्लियर हुआ आपको स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के बारे में, ठीक है, और जिसमें हमें एक कीवर्ड मिलता है डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। देखो, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वो क्या है, डिपेंड करता है बोथ किस पे, जो भी उसका मीडियम है एंड जो उसका आउटकम है, ठीक है, आउटकम ऑफ किसका, एक्शन का, ठीक है। अब इन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। अब ये एग्जिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं, राइट, स्ट्रक्चर को ही तो फॉलो कर रहे हैं, इसी की वजह से इनका बिहेवियर जो गाइड हो रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से एक तो पहले तो इनका बिहेवियर जो है वो गाइड हो रहा है। अब वो गाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है वो बोथ मीडियम का, किसका, मीडियम का, और आउटकम का, एंड द आउटकम ऑफ द एक्शंस, इन दोनों का जो है क्या है, बेसिकली वो है ना, माध्यम है, बोथ इन दोनों पर डिपेंडेंट है वो। फिर साथ ही साथ अब इसमें क्या है, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं और उसके बिहेवियर से गाइड हो रहे हैं। तो डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को गाइड कर रहा है, और ठीक है, और उस गाइड की वजह से क्या हो रहा है कि आप उसको लाइव रख रहे हो, जीवित रख रहे हो, ठीक है, उस भाषा को, जैसे मैंने आपको भाषा का एग्जांपल दिया था, तो आप उसको क्या रख रहे हो, जीवित रख रहे हो। साथ ही साथ उसको उस जो भाषा है उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है जब आप कुछ नए वर्ड्स ऐड करते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो बाहरी नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, ठीक है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो क्या है, दे आर रिप्रोड्यूस थ्रू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस की वजह से ही क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सस्टेन हो रहे हैं। क्या ये बात सही है? जैसे एक क्लास है, तो ठीक है, एक क्लासरूम में क्या है, एक स्ट्रक्चर स्पेस है, जहाँ पे आप, क्लासरूम है तो वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर स्पेस है, जहाँ पे कि आप क्या है, सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है, रोल्स हैं सबके अपने अपने, ठीक है। अब जब वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही रहेंगे और टीचर फॉलो रूल्स को मेंटेन करते रहेंगे, तो क्या होगा, उनका बिहेवियर उसी की, इन्हीं रोल्स और रूल्स की वजह से ही तो गाइड हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो उसके माध्यम, मीडियम और आउटकम पे, दोनों पे ही डिपेंडेंट है। आउटकम बेसिकली जो एक्शंस उसके जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या करता है, वो गाइड करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं, राइट। अब जो गाइडेड बिहेवियर है वो क्या रख रहा है, वो अलाइव रख रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वो क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते आपकी इंटरनल फोर्स डेवलप होती है और उससे ही आप स्ट्रक्चर में सर्टेन चेंजेस लेके आते हो, तो उसी को कहते हैं वो डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में देखो, बेसिकली मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल या ह्यूमन जो है वो काफ़ी क्या है, एक्टिव है, राइट। कैसे? जो भी चीज़ कांस्टेंट वो आ रही है उसके पास, जो भी नॉलेज उसके पास आ रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो उसको क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन कर रहा है, जो ठीक है, उस क्वेश्चन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, और अपने एक्शंस में उसको लेके आ रहा है। तो एंथनी गिडन रिफ्लेक्सिविटी की वजह के लिए यहाँ पे ये समझ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न, ठीक है, जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है, वो काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। अगर कोई नॉलेज होती है तो वो क्या करता है, उसको पहले क्वेश्चन करेगा, ठीक है, फिर उसको मॉडिफाई करके अपने में इंप्लीमेंट कर लेगा। इसको और इन डेप्थ में समझे तो बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं ना, जो पीपल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ पे सोचते हैं, ठीक है, उसको सोचने के बाद उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पे कोई भी इंडिविजुअल चीज़ है, ठीक है, मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं, तो पहले आप उसके बारे में सोचोगे, उस पर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को जो सीख लोगे, तो जो नॉलेज होगी, फिर उस पर भी आप थिंक करोगे, क्वेश्चन करोगे, फिर उसको अपने में अकॉर्डिंग पे मॉडिफाई करोगे, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, वो मॉडिफिकेशन करोगे कि आपको वो चीज़ क्या कर रही है, वो बेनिफिट कर रही है, करेगी या नहीं करेगी, तो उसके पर्सपेक्टिव से आप उसको सोचते हो, फिर आप अपने उसको एक्शंस में लेके आते हो, ठीक है।
उस इन्फॉर्मेशन को। अब जब उसको लेके आते हो तो उससे क्या होता है, उससे ये समझ में आता है कि जो भी चीज़ आप मॉडर्न टाइम्स में कर रहे हो वो आप अपने एक्शंस में लेके आ रहे हो। अब वो लेके क्यों आ रहे हो, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी के जो पीपल्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो इतना क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, अब बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव मॉनिटरिंग एक्शन है इसका मतलब जो प्रोसेस को रिफ्लेक्टिव मॉनिटरिंग एक्शंस कहते हैं, इससे क्या कर रहे हैं लोग अपने आप को एवेल्युएट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मानो कि आप जो है कहीं हेल्थ एडवाइस पढ़ते हो ऑनलाइन जाके, ठीक है, तो वही हेल्थ एडवाइस क्या करते हो, आप अपनी डाइट में रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो कुल मिला के जो वो रिफ्लेक्सिविटी है वो क्या करते हो, आप अपनी एवरी टाइप में कहीं ना कहीं शो करते हो। तो क्लियर हुआ कि मॉडर्न टाइम्स में ह्यूमन इंडिविजुअल जो है अपने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्टिव है और वो अपने एक्शंस में वो चीज़ लेके आता है। ठीक है, और वो जो भी नॉलेज उसको मिल रही है वो उसको पहले थिंक करेगा, सोचेगा, कुछ पे क्वेश्चन करेगा, मॉडिफाई करेगा और अपने एक्शंस में वो जो है लेके आएगा। और लोग इससे क्या होते हैं, लोग आज के टाइम में बेसिकली बहुत ज़्यादा अवेयर और सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो गए हैं। वो अपने बिहेवियर, अपनी चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं, बिहेवियर को एवेल्युएट करते हैं और अपनी लाइफ में वो एडजस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो आपको हेल्थ एडवाइस जो है वो ऑनलाइन मिल रही है। क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखो, मॉडर्निटी के बारे में आपको बताऊं तो मॉडर्निटी बेसिकली क्या है, जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी में आने लगी। जब काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फिर और भी जो एनलाइटमेंट वाला पीरियड आया आपका, ठीक है, उसके साथ काफ़ी जो रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी, तो उसके बाद से मॉडर्निटी पे हमने ये मान लीजिए कि पहला कदम रख दिया था। ठीक है, अब जब इसके बाद ये फेज़ आता है जो मॉडर्निटी मॉडर्न टाइम्स वाला, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड सोशल चेंज आ रहे हैं। अब वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, रेशनल थॉट्स की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से यही जो है यही ड्राइव कर रही हैं सारी चीज़ें जो मॉडर्न टाइम्स की हैं। ठीक है, तो ये पीरियड बेसिकली एक रैपिड सोशल टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो लेके आ रहा है फ्रॉम किसकी वजह से, जो हमारी यहाँ पे थॉट्स प्रोसेस डेवलप हुई थी 18th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये चेंजेस मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या चेंजेस कर रहे हैं, हमारे सोशल चेंजेस में, बेसिकली ये कर रहे हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है, कि वो देखते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं मॉडर्न सिटी में। अब नई नई तकनीकें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या पहले हम जो कॉर्पोरेट्स थे एंशिएंट या मेडिवल टाइम में नहीं थे, तो हमारी वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गई है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। तो बेसिकली जो मॉडर्न टेक्निकल इकोनॉमिक चेंजेस जो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी बेसिकली मॉडर्निटी का पार्ट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो की फोर्सेज हैं जो इसको डिराइव कर रही हैं मॉडर्निटी को, ठीक है, वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि वो रेशनैलिटी है। ठीक है, आप रेशनल थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बोल सकता हूँ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल काफ़ी अपने बारे में सोच रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ उसमें हम ब्यूरोक्रेसी का भी हेल्प देख सकते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंज आ रहे हैं जो वेबर ने काफ़ी इंफेसाइज करा था इसमें। तो ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी फार्मिंग है, तो जो इनिशियल टाइम में एशियन टाइम में होती थी वो बहुत ही अलग टाइप से होती थी। ठीक है, बट जो रिसेंट टाइम में हो रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइम्स में हो रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे स्प्रिंकल फार्मिंग आ गई, हाइड्रोपोनिक हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडर्निटी का पार्ट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे गिडन भाई साहब कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो रेशनलिटी, इंडिविजुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, इन सबकी वजह से जो एक टेक्नोलॉजिकली एनहांसमेंट आया है, अब उससे हमारी सोशल लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। हम कैसे काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हमारे सोच है, क्या हमारे विचार हैं, उन सारी चीज़ों में हम क्या है मॉडर्निटी में ही प्रवेश कर चुके हैं और हम टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, उसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं और उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दी। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिस एम्बेडिंग के बारे में। तो बेसिकली डिस एम्बेडिंग क्या है, आप क्या समझते हो डिस एम्बेडिंग से। डिस एम्बेडिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो, जो हमारा सोशल रिलेशनशिप होता है ना वो किससे लिफ्ट होता है, लोकल फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट है। अब इन सब चीज़ों को क्या हो गया, वो चेंज हो गया। अब पहले की मानो कि सोसाइटी कैसी थी, फॉर एग्जांपल ऐसे लो कि सोशल रिलेशनशिप जो है समाज में, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, बेसिकली कैसे होता था, लोकल से हमने बात कर ली, ठीक है, किसी से फेस टू फेस बात कर ली, यही तो होता था। तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट नहीं हुआ। बट जब टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हुआ, ठीक है, टेक का एनहांसमेंट हुआ, तो फिर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमने इस जो ये हमारी प्रोसेस थी रिलेशनशिप की, सोशल रिलेशनशिप की, हम लोकल हैं तो आपस में बात कर ले रहे हैं, फेस टू फेस बात कर ले रहे हैं। बट समय के साथ जो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हुई तो क्या होता है, हमने इस सब चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करा।
कर दिया, टेक्नोलॉजी की वजह रिस्ट्रक्चर्ड करा, और अब हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे भी क्या है, सोशल रिलेशनशिप क्या है वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि ऑनलाइन बैंकिंग है, भाई आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आप सारे काम कर ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस सोशल रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल रिलेशन है ना, जो हमारी सोशल प्रैक्टिस है, बेसिकली हमने उसे क्या करा है, डिसएम्बेडेड कर दिया, राइट। जहाँ पे आपको ना तो किस चीज़ की टेंशन है, ना लोकल टाइम की टेंशन है, ना प्लेस की टेंशन है, आप क्या घर बैठे ही क्या कर सकते हो, उस ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा ले सकते हो। तो यही है डिसएम्बेडमेंट, कि आप जो है सोशल रिलेशनशिप में से लोकल जाके या फिजिकली मौजूद होकर नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली घर बैठे आराम से वो चीज़ें भी कर सकते हो। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको? ओके, गुड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चीज़ जिसे हम कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ही ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंथनी गिडेंस का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है ना, उसमें आइडेंटिटी जो है वो फिक्स नहीं है बाय ट्रेडिशन या बर्थ से, ठीक है। मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम्स है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, उसमें क्या है, जो आइडेंटिटी वो क्या है, हमारी फिक्स नहीं है। अब फिक्स्ड कैसे नहीं है भाई, दो तरीक़ों से, ट्रेडिशन के आधार पे, और दूसरा बर्थ के आधार पे फिक्स नहीं है। अब ट्रेडिशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो उसको हम अचीव करते हैं। अब बेसिकली जो आइडेंटिटी है ना, वो मॉडर्न टाइम्स में कैसी हो रही है, लोग उसे अपनी क्रिएट खुद कर लेते हैं या उसे शेप कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कर रहे हैं, वो उनकी चॉइसेस के आधार पर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मेरे को अपना करियर बनाना है, तो वो करियर क्या है, मेरे को पायलट बनना है या मेरे को प्रोफेसर बनना है नेट JRF के थ्रू, तो ये मेरी चॉइसेस हैं। अब मैं अपने उस आधार पर नहीं कर सकता कि मेरी बर्थ कहाँ हुई है या मेरा क्या ट्रेडिशन है, मतलब जो हम वर्ण सिस्टम में देखते थे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, जो वर्ण सिस्टम में देखते थे, जहाँ पैदा हो गए वहीं हो गए, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, उस टाइम पे भी इसको मैनिपुलेट करा गया था ये वर्ण सिस्टम को, कि जब अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही करोगे, ठीक है, क्षत्रिय हो तो सिर्फ वॉर ही करोगे, वैश्य हो तो ट्रेडर करोगे, शूद्र हो तो जो आप इनकी ऊपर अपर 3 क्लासेस हैं उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं था, बट लेटर स्टेज में यहाँ पे आते आते सर्टेन इंडिविजुअल जो हायर सोसाइटीज़ में बैठे हुए थे, उनने पावर को क्या करा, कंसोलिडेट कर लिया और बाकी मेजोरिटी पे वो काम करने लगे, ठीक है, जिसे कहते हैं हम शोषण करना, एट्रोसिटीज़ करी, काफ़ी सारे अत्याचार जो है वो करे। तो सेल्फ आइडेंटिटी मॉडर्न टाइम्स में अगर बात कर रहे हैं, तो एंथनी गिडेंस ये कह रहे हैं कि वो जो है वो ट्रेडिशन और बर्थ पे डिपेंडेंट नहीं है। वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी किस पे, आपकी चॉइसेस पे, ठीक है। जिससे आप क्या करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को शेप करते हो, क्रिएट करते हो थ्रू योर चॉइसेस, ठीक है। तो वही हो गया आपका सेल्फ आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनलाइजेशन में क्या है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, आप क्या करते हो, उसकी अथॉरिटी को छोड़ दिया है, ठीक है। जो वो अथॉरिटीज़ जो हैं उसकी, आपने उसको क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। कैसे लूज़ कर दिया, जैसे मानो कि आप पहले क्या रहता था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब क्या हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अब हम नहीं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो बेसिकली उस टाइप का ट्रेडिशनल नॉर्म क्या था, जॉइंट फैमिली है, चाचा ताऊ सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, वो एक अथॉरिटी का काम करती थी, आपस में लोग रहते थे। मतलब ट्रेडिशनल नॉर्म जो थे उस टाइम की अथॉरिटी थी। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में आप क्या करते हो, मॉडर्न नॉर्म्स क्या है कि इंडिविजुअल भाई क्या कैसे रह रहा है, वो कैसे रह रहा है इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल पे एम्फेसाइज ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली को कर रहा है, ठीक है, यही तो इसी चीज़ पे तो एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में, वो अपनी चॉइसेस पे फोकस कर रहे हैं, वो ना कि जो ट्रेडिशनल नॉर्म चलते आ रहे हैं उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी को उन्होंने अपने कस्टम्स के में क्या कर लिया, इनकलकेट कर लिया है अपने कस्टम्स में, उसको लेके आ गए, ठीक है, सर्टेन कस्टम्स पे डेवलप कर लिया, ठीक है। और एम्फेसाइज करके बताऊँ आपको, दूसरे एग्जांपल से समझाऊँ कि जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, पहले उस टाइम पे इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी कि आप क्या करो, अपने पार्टनर को जो है चूज़ कर सको। आपकी क्या होती थी, अरेंज मैरिज पे ज़्यादा एम्फेसाइज करा जाता था, ठीक है, अरेंज मैरिज पे, ठीक है। बट अब रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, आप अपने पार्टनर को खुद ही चुनते हो और आप क्या कर रहे हो, आप प्रेम विवाह कर रहे हो, ठीक है। तो उसे कहा डी ट्रेडिशनलाइजेशन। एंथनी गिडेंस ने मतलब ये बोला कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उसको क्या कर रहे हो, आप उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, उसकी अथॉरिटी को नकार रहे हो, और मॉडर्न टाइम्स में जो अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ना कि किसी पर्टिकुलर कस्टम्स को, ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिशन के कस्टम्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और नए नए कस्टम्स आप अपनी सोसाइटी में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यही बोला डी ट्रेडिशनलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिस्क सोसाइटी। अब रिस्क सोसाइटी में क्या है भाई, आप मॉडर्न सोसाइटी में आ रहे हो तो आप उसके साथ कुछ रिस्क भी तो लेके आओगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज
ये एक सोसाइटी का चेंज हो गया। जैसे कि मानो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं ना, एक टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके सर्टेन चीज़ें क्योस कर देगा, ठीक है। फिर अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, दे आर एट ग्लोबल एंड मैन मेड, ये बात तो सही है। बेसिकली दे आर ऑल द ग्लोबल थिंग्स हैं, इंडिविजुअली कहीं पे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया तक नहीं है, ये ग्लोबल है और जो है मानव निर्मित है, मैन मेड है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रिस्क सोसाइटी में ही तो है। आप कुछ ना कुछ लेके आओगे तो क्या होगा, सर्टेन चैलेंजेस भी वो आपके सामने पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है। तो एंथनी गिडन्स यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें सर्टेन रिस्क हैं, ठीक है। और वो रिस्क जो है वो मैन मेड है, वो जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस चीज़ से आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को रिस्क में भी डाल रहे हो। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं और सारे, तो जैसे मानो आप न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप एनर्जी भी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और बाकी सारे काम भी कर रहे हो। उसको न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए भी यूज़ हो रही है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसे कह सकते हैं कि ये डिज़ास्टर भी लेके आ सकती है ना। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रही है, मतलब सर्टेन एनर्जी भी दे रही है। तो इसकी दोनों सिचुएशंस हैं। तो इसी को एंथनी गिडन ने बोला रिस्क सोसाइटी। क्लियर हुई ये चीज़, है ना। अब एक और हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है वो आता है द थर्ड वे। इसको हम देख लेते हैं, द थर्ड वे। अब बेसिकली ये द थर्ड वे क्या है, अब इसको सिंपल सी ऐसे समझो, मध्यम मार्ग, ठीक है, मिडिल पाथ, है ना। कैसे कि जो पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो पॉलिटिशियन होगा वो क्या करेगा, वो हमेशा मिडिल पाथ लेगा, है ना। मिडिल पाथ कैसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि जो पॉलिटिक्स होगी तो उसमें बेसिकली इंडिविजुअल क्या करेगा, एक साइड होगा कैपिटलिज्म बोलेंगे, दूसरी तरफ बोलेंगे नहीं नहीं भाई सोशलिज्म बड़ा सही है, ठीक है। तो इसका मिडिल पाथ चूज़ कर लेंगे। वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि इसमें आप दोनों चीज़ें लो, आप इकोनॉमी को भी बेनिफिट पहुंचाओ, ठीक है, साथ में आप वेलफेयर भी करो। तो वो उसमें क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे सोसाइटी में क्या है, बेसिकली मिक्स इकोनॉमी ही तो चल रही है, जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का पार्ट है ना। आया समझ में। तो ये हो गया द थर्ड वे। थर्ड वे इज बेसिकली अ मिडिल पाथ जो सोसाइटी में, समाज में लिए जा रहे हैं, ठीक है। उस किस लिए लिए जा रहे हैं, ताकि हम प्रमोट करें सोशल जस्टिस को, ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या कर सकें, जो मार्केट है, ठीक है, उसकी इफिशियंसी भी जो है मेंटेन रहे। क्लियर हुई ये चीज़, द थर्ड वे। ओके।